चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप लोग को जैसा कि पता है कि यूरोप एक महादेश है, ठीक है, सेकंड बड़ा महादेश है। और यूरोप से किस तरह से राष्ट्रवाद की भावनाएं शुरू होती है, फिर धीरे 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 पूरे देश में फैलती है। बातें समझ में आ रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि 16वीं शताब्दी में जो है कई सारे जो है यूरोपियन हमारे भारत देश भी आए, जिसमें कि सबसे पहला जो है पुर्तगाल है। ये सब भी चीजें आप लोग नाइन्थ वगैरह सब में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्र की भावनाएं जागृत होती है लोगों के बीच, और लोग जो है वहां के व्यवस्थाओं को, वहां के राजा महाराजाओं के शासन को उखाड़ फेंकते हैं, ठीक है। और वहां कौन सा व्यवस्थाएं लागू होती है? गणतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू होती है। आज हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है? गणतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था है, जिसमें शासन की पूरी बागडोर किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। जनता यहाँ सर्वोपरि होता है। जनता ही क्या करता है? अपनी जो है सांसद को कह लो या फिर सरकार को चुनती है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या इससे पहले ऐसा ही सिस्टम था? नहीं था बाबू। कैसा सिस्टम था? राजा महाराजा का सिस्टम था, जिसमें बाबू राजा चाहता था तो मनमानी अपना तरीके से करता था। बात समझ में आ रहा है। जनता की सुनता ही नहीं था, राजा का बेटा राजा बनता था। तो इस तरह से धीरे 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 पहले यूरोप में राष्ट्र की भावना जागृत होती गई, और पूरे राष्ट्रवाद पूरा देश में इस तरह से फैलता चला गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक से बाबू, ठीक है। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा बाबू, ये किसका मैप है? यूरोप का मैप है। जरूरी पड़ेगा तो इस पे आएंगे, चीजों को समझाएंगे, पहले अभी समझिएगा ये, ठीक है। मैप की कहानी बाद में हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात है तो हम लोग कुछ चीजों को जान लेते हैं कि आपको जैसा कि पता होगा कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय जो है या फिर उत्पन्न जो है यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो चुका था। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण कहने का मतलब हो गया कि पहले लोगों में बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था, धर्म के नाम पर उसे लूटा जाता था, कई तरह की ऐसे जो है घिनौना मान्यताएं था लोगों के बीच। फिर धीरे 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 क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण हुआ और लोगों ने सही चीजों को जानना शुरू किया, वैज्ञानिक तरीके से चीजों को, तर्क संगत चीजों से जो है मिलाना शुरू किया। जैसे आप ही लोग में देखिएगा ना कि बहुत सारे अंधविश्वास भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ लिख लेते हैं, जब आप जानकार हो जाते हैं, तो आप उस चीजों को तर्क के साथ ढूंढना शुरू कर देते हैं कि क्या सही में ये वास्तविक है या फिर गलत है। करते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से जो है यूरोप से शुरू हुआ पुनर्जागरण, और वहीं से जो है फिर क्या होने लगा? राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे शुरू होने लगी। बातें समझ में आ रहा है। परंतु यह 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप से प्रकट हुई। यानी जब फ्रांस में क्रांति हुई बाबू, तब से ज्यादा हो गया। क्योंकि फ्रांस में लुई 16 तक तो ठीक था। लुई 16 जब जैसे ही आया वहां पर, तो वो जो है जनता के लिए मतलब ऐसा शासक था जिसे निरंकुश शासक कहा जाता है। निरंकुश कहने का मतलब हो गया कि उसके कोई नहीं बोल सकता था, वो अपने मर्जी से शासन करता था, जनता को परेशान करते रहता था, ठीक है। कोई तरह का सुविधा जनता को नहीं देता था, जिस कारण जनता में धीरे 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 राष्ट्र की भावना पैदा हुई और जनता उसे उखाड़ फेंका। बातें समझ में आ रहा है। जैसे हम ही लोग देखिए ना, आजादी से पहले अंग्रेज के गुलाम थे, फिर धीरे 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 लोगों में एकता की भावना हुई, नहीं यार इससे हमें आजादी चाहिए। धीरे धीरे लोगों को राष्ट्र की भावना पैदा हुई, और लोग देश के लिए एकजुट होकर के मिल करके खड़े हो गए, और क्या हुआ कि जो है अंग्रेजों को भगा दिए गए। हुआ तो था बाबू। आप 1857 में भी युद्ध, हाँ या ना? 1857 की क्रांति भी आप लोग पढ़े होंगे नाइन्थे में। 1857 की क्रांति में क्या परिणाम निकला? युद्ध तो पूरा भयंकर रूप से हुआ, पूरे भारत में हुआ, लेकिन जीत किसकी हुई थी उस समय? अंग्रेज की हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जितने भी लोग भारत की तरफ से लड़ रहे थे, वो सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। कोई राज्य बचाने के लिए लड़ रहा था, तो कोई बेटा बचाने के लिए लड़ रहा था, तो कोई नौकरी बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई अदर, तो कोई अदर कामों के लिए लड़ रहा था। क्या जीत मिली? नहीं। लेकिन जब 1947 आई, 1947 से पहले लोग समझ चुके थे कि नहीं, हमको देश के लिए लड़ना है और देश को आजाद कराना है, तो धीरे 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 लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत हो गई, और जो है उस भावनाओं को लेकर के पूरा देश एक हो गया, और फिर क्या हो गया? अंग्रेज को भागाना पड़ा। तो ठीक उसी तरह से पहले फ्रांस में भी लोग क्या हो गए? धीरे धीरे एक हुए। यानी वहां के भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता था राजा के द्वारा, तो धीरे धीरे लोग एक हो गए, और एक होने के बाद जो है लोग राजा को उखाड़ फेंका। बात समझ में आ रहा है। ये सब चीजों को समझना है, और ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। हिस्ट्री है बाबू, आपका कहानी है।
कहानी ऐसे ही चलेगा। आप क्वेश्चन को कितना बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं, कितना अच्छे तरीके से लिख पाते हैं, वही मायने रखता है। क्लियर है चीजें? तो इसलिए सोच के चलिए। हम बोले थे ना, एक पॉइंट में आधा घंटा का लेक्चर चलेगा यहाँ पर। हिस्ट्री है, समझिए चीजों को, कहानी जोड़ करके आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक यहाँ का रहेगा तो उसके पीछे कई सारे टॉपिक को आपको यहाँ पर सामने लाएंगे, तभी आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि ये फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप से प्रकट हुई, 19वीं शताब्दी में आक्रामक रूप से सामने आई। जब 19वीं शताब्दी आया बाबू, 1800 तक जो है यह उन्नत रूप से सामने आ गया, यानी पूरे देश में जो है यह क्या हो गए, फैल हो गए, या पूरे देश में क्या हो गया, फैल हो गया। ठीक है, चलिए आगे समझा जाए चीजों को। ठीक है, कहता है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य की क्रांति के तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, नेपोलियन का था, जो कि फ्रांस में जो है क्रांति के बाद हुआ था। यानी सीधा सीधा यूं समझिए कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही धीरे धीरे यूरोप के पूरे समूचे देश के लोगों में राष्ट्र की भावना जागी, राष्ट्रवाद की भावना जागी, राष्ट्र के लिए भावना जागी, देश के हित में क्या करना सोचा, लोगों ने फैसला लिया। पहले तो अपना से कोई मतलब नहीं, अभी भी देखते होंगे आप लोग गांव शहर मोहल्ला में, अपने से मतलब नहीं है, कोई कुछ गलत कर ले। ये चीजें नहीं हो चाहिए बाबू। धीरे धीरे क्या होता है इससे, कि आज आपके दुखों में आप उसके दुखों में साथ नहीं दे रहे, कल आपको भी दुख होगा, या आपके भी साथ अन्याय होगा तो फिर वो देखेगा। तो जब कैसा नहीं होना चाहिए, आज वो दुख में है तो आप साथ दो, कल आप दुख में होगा तो वो साथ देगा, इस तरह से दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर के उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में, है ना, भारी परिवर्तन ला दिया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 19वीं शताब्दी से पहले जो थे, हालांकि 19वीं शताब्दी से बहुत पहले क्या थे, राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, जिसमें जनता डर से नहीं बोलता था। कैसे बोलेगा भाई, राजा के पास शासन था, सीधे आप लोगों को इतना इतना अक्रूर घटना होता था ना, राजा के समक्ष जो बोलता था ना गलत कर, सीधे फांसियां लटका देता था, मुंडी कटवा देता था, ऐसे ही बहुत भयंकर भयंकर सजा दिया जाता था। आप लोग देखते होंगे क्या करता था, मतलब ऐसे एक दरवाजा हम बता देते हैं, एक दरवाजा ये था और एक दरवाजा ये था, इसमें ऐसे कांटी भोंक देता था, मतलब सूल टाइप का रहता था, ठीक है। और इसके बीच में क्या करता था, एक मनुष्य को डाल दिया जाता था जिसको सजा देना है, और ये मशीन से इसे दबाता था। क्या हाल होगा सोचिए, ऐसा ऐसा भयंकर सा सजाएं दी जाती थी उस समय पहले। तो लोग क्रूर हो, मतलब धीरे धीरे लोगों में आक्रोश पैदा होता चला गया, और धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, नहीं भाई अब इस सब चीजों को हटाना होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बाबू। और 19वीं सदी तक तो भारी परिवर्तन है, पूरा लोग एकजुट मिल करके सारे व्यवस्था को उखाड़ करके फेंक दिया, और तब वहां पर कौन सा व्यवस्था लाया बाबू, गणतांत्रिक व्यवस्था लाया। कौन सा व्यवस्था लाया, गणतांत्रिक व्यवस्था, यानी जहां पर लोगों के द्वारा शासक को चुना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझा जाए। इन परिवर्तनों से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी कहने का मतलब हो गया कि इन जो ये जो हुआ, तो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य, वंशीय साम्राज्य का मतलब होता है जो वंश से आ रहा होता है। जैसे अभी इसका बेटा है, तो फिर इसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे नहीं, वंश के आधार पर राजा का बेटा राजा बन रहा है। क्या अभी ऐसा होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा? क्या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, संभव है? नहीं भाई, इलेक्शन जीतो, चुनाव जीतो तभी होगा। हाँ, ये अलग बातें हैं कि प्रधानमंत्री का बेटा को केंद्रीय मंत्री या कोई भी मंत्री बना दिया जाएगा, या फिर कोई ऊंचा पोस्ट दे दिया जाएगा, वो अलग भी बातें हैं। लेकिन संभव नहीं है कि वो जो है प्रधानमंत्री ही डायरेक्ट बन जाए। लेकिन पहले क्या होता था, जो राजा होता था उसका बेटा को वही गद्दी मिल जाता था, चाहे वो कितना खराब हो, चाहे वो जनता के लिए हो कि नहीं हो, चाहे वो उस पद के लिए योग्य हो कि नहीं हो। मतलब समझ रहे हो ना, आप राजा बनेगा मतलब पूरा क्षेत्र के एरिया की चीजों को हैंडल करना कितना अपने आप में टफ टास्क होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है। तो इन परिवर्तनों से क्या हुआ, जो यूरोप में जो बहुराष्ट्र जो है राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य आ रहा था, यानी राजा का बेटा राजा जो बन रहा था, इन सब चीजों को खत्म किया गया, और उनके जगह पे राष्ट्र राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ। यानी लोगों के द्वारा शासक को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, फिर संविधान बनाए गए, फिर इस तरह से धीरे 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 क्या हुआ, लोगों में उन्नति और शांति फैला। तो ये सब चीजों को तो समझना है हम लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? आगे समझा जाए। अब थोड़ा राष्ट्र राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई राष्ट्र राज्य क्या होता है? तो देखिए, वह राज्य जहां निम्न कारकों से लोग जुड़े होते हैं, साथ ही साथ उसको जो है सभी चीजों का, जैसे हम कहेंगे कि वहां के भाषा, सामान्य इतिहास, सामान्य संस्कृति, समान इच्छा, ठीक है, सामान्य भाषा जो है लोगों को मान्यताएं दी जाती है, और लोग आपस में क्या रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, और सरकार उनके फैसलों को
अमल करती है और उनके बताए गए मतलब जो जनता चाहती है उसी के अनुरूप वो काम करता है, उसी को कहते हैं राष्ट्र राज्य। बातें क्लियर है और इसमें कुछ भी बात विशेष नहीं है। अभी हम लोग बाबू छोटे छोटे टॉपिक को देख रहे हैं, ठीक है। अभी आपका चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से, ठीक है। अभी हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में पूरा एडजस्ट हो सके। ये सब चीजें जो दिए हैं ये सब अभी आपके बुक से बाहर का चीजें हैं। ये जो कंटेंट आपको दे रहे हैं लिख रहे हैं वो सब चीजों को अभी हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। आपका बुक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब थोड़ा जनमत संग्रह के बारे में जान लेते हैं। ये जनमत संग्रह क्या है? अब जन का मतलब लोग होता है, मत का मतलब वोट डालना और संग्रह का मतलब एक जगह इकट्ठा करना। तो सीधा सीधा कहेंगे कि बाबू वह प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए सभी क्षेत्रों के लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बोला जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि जैसे हम कहेंगे सपोज दैट कि हम कोई प्रस्ताव लाए। प्रस्ताव कहने का मतलब ये हो गया कि हम कोई मतलब है ना कानून लाए, कानून को समझ लीजिए। जैसे हम कोई कानून लाए तो अब जनता को पसंद है या नहीं है, जनते से पूछ लेते हैं। हाँ भाई ये कानून लाए हैं, चलिए इस कानून के पक्ष में कौन है और इस कानून के विपक्ष में कौन है, कृपया अपना अपना वोट डालिए। ऐसे होता है ना जी, वोटिंग पे हम लोग करवा लेते हैं ना कि चलो भाई ये हम चाहते हैं, बताओ इस पक्ष में कौन है या फिर उस पक्ष में कौन है। तो इस तरह से जनता वोट डालती है कि हाँ भैया ये कानून हमको पसंद है, कोई कहेगा ये कानून हमको नहीं पसंद है। इस तरह से वोटिंग होता है, उसी को कहते हैं जनमत संग्रह। उसी को क्या कहते हैं भाई, जनमत संग्रह। यानी जनता को किसी प्रस्ताव के लिए स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बोला जाता है और उससे मतदान कराया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं। कोई दिक्कत? ये सब चीजें आएगा बार बार, चीजें तो समझना है। ओके सर, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग नाइन्थ क्लास के टॉपिक को, ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सारा कहानी फ्रांस की क्रांति से ही जुड़ी हुई है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। फ्रांसीसी क्रांति होती है और तब जाकर के राष्ट्रवाद का विचार, यानी धीरे 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 पहले फ्रांस में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावनाएं हुई और फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो कि आप लोगों के 9th क्लास में लेसन 2 में हिस्ट्री का लेसन 2 या 3 में देख लीजिएगा, पढ़े होंगे फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, वहां अच्छे से पूरे डिटेल से दिया गया कि फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, हम आपको पीडीएफ दे डाल देंगे ग्रुप में, पढ़ लीजिएगा फ्रांसीसी क्रांति और तब जाकर के इसको फिर पढ़िएगा और मजा आएगा। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। तो राष्ट्रवाद की भावना पहली बार कब हुआ था बाबू? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति भी उसी समय हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति के कारण सत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीस के नागरिक के हाथों में आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये क्रांति हुई बाबू, तो सत्ता पहले किसके हाथों में थी? कहिएगा सर, सत्ता पहले राजतंत्र के हाथों में थी। कहां पे थी? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा के हाथों में। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए समझिएगा चीजों को बाबू। गणतंत्र का मतलब क्या? जनता के हाथों में, लोगों के हाथों में। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले शासन, वहां की शासन की व्यवस्था कैसी थी? तो राजा के पास थी। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति हुई और क्रांति के बाद जो है राजा की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और सत्ता का बागडोर किसके हाथों में आ गया? वहां के नागरिकों के हाथों में आ गया, अथवा गणतंत्र में आ गई। क्लियर है? यानी अब लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाने लगा और सब सरकार को तो पता है कि हमको लोगे वोट दिया है, अब वोट दिया है, अगर काम नहीं करेंगे इस 5 साल में तो फिर हमको हरा देगा अगला साल में। दिक्कत है कि नहीं है? डर होता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा चुनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भारत में सब बूझ चुका है, जान चुका है कि यहाँ लोग बिकने वाला है। हम पनसैया का हरी हरी पत्ती दिखाएंगे रात में तो कल हमारा वोट हो जाएगा। तो डरता नहीं है यहाँ का नेता, काम करता है ठीक से। देखते हैं आप लोग, वही चीजें होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लास्ट समय में 500 के बदले 5000 दे देंगे। भैया 4 साल पूरा अपना घर भर लो, 1 साल का पैसा उड़ा देंगे, फिर जीत जाएंगे। क्योंकि उनको पता है यहाँ पर घुसखोरी, लूट, है ना, डरा करके या फिर किसी तरह से जो है वोट ले ही लेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा, भारत में भी एक बार और क्रांति होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों के पीछे चलिए समझा जाए। तो ये क्या होता है कि बाबू यहाँ पर जो है क्रांति क्या हो गया कि जब यूरोप में जो ये फ्रांस में जब क्रांति हुई, तो क्रांति के साथ साथ जो सत्ता था वो राजतंत्र से निकल करके लोगों के हाथों में आ गई, यानी गणतंत्र में आ गई। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे समझा जाए। अब थोड़ा समझते हैं बाबू, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई तो उसके क्या परिणाम निकला। कोई भी चीज का रिजल्ट निकलता है, आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो किसी को मतलब नहीं है कि आप 4 बार कोचिंग आ रहे हैं और 4 घंटा पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर।
आपका रिजल्ट क्या बताएगा कि 4 घंटा पढ़ रहा था कि 4 घंटा खेला कर रहा था तुम सब, ठीक है, वो मैटर करेगा। समझ में आ रहा है? तो और कुछ भी नहीं करना है। आगे देखा जाए फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम और क्या क्या बदलाव आया भाई। तो कहता है कि सत्ता राजतंत्र से निकल करके कहां पर आ गई बाबू, लोगों के हाथों में, यानी गणतंत्र से आई। पहला कारण तो यही हुआ था कि सत्ता राजतंत्र से निकल करके गणतंत्र के हाथों में आ गई। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, यानी पहले राजा का शासन था तो कोई झंडा फंडा का मतलब ही नहीं बनता था, जब लोग के हाथ में कहते झंडा चुना गया, ये हम लोग का झंडा, ये पार्टी का झंडा, इस तरह से झंडा चुना गया। आगे समझा जाए बाबू। फिर कहता है कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। पितृभूमि कहने का मतलब हो गया कि ये मतलब लोगों में ये विचार दिया गया कि ये आपका पिता का भूमि है। जैसे हम लोग अभी कहते हैं कि भारत माता, कहते हैं ना जी, हमारा भारत माता की भूमि है, या अविचल है, अचल है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है वहां के लोगों ने किसका मतलब विचार दिया गया, तो पितृभूमि, यानी ये आपका जो फ्रांस है वो पिता की भूमि है, ठीक है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, हम सब का अधिकार होगा, लोगों का अधिकार होगा। और नागरिक के विचारों पर बल दिया गया है। किसके बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद, यानी लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, इनके विचारों पर बल दिया गया, ठीक है। फिर स्टेट जनरल, स्टेट जनरल जो होता है बाबू, जहां सभा वगैरह सब होता है, स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया वहां का, क्योंकि राजा का शासन खत्म हो गया। नेशनल असेंबली का चुनाव सक्रिय नागरिक के द्वारा किया जाने लगा, यानी नेशनल असेंबली में जो मेंबर थे, यानी जो मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, अब उसका चुनाव किसके द्वारा होने लगा, लोगों के द्वारा होने लगा, नागरिकों के द्वारा होने लगा। सही बात तो है, पहले राजा का शासन था, अब लोगों के द्वारा चुना जाने लगा। तो बाबू सारा पावर तो हाथ में, लोगों के ही हाथ में है ना। देखिएगा, देखते हैं ना जी, कितनों वीआईपी मंत्री होगा जो फॉर्च्यूनर से चलता है, इलेक्शन के समय आपके पैर पे आकर के गिरता है। आप समझ रहे हैं वो पावर, चुनाव जीत जाने का धक्का मार के भाग जाएगा, पता नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? पावर देखिए, पावर जनता के हाथों में है, लेकिन यही है कि जनता सही तरह से समझ पा नहीं रही है। वो क्या होता है कि जो ईमानदार होता है, देखो बाबू सीधी सी बात है, जो ईमानदार होगा वो गरीब होगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, जो ईमानदार होगा वो गरीब होगा। गवर्नमेंट का सैलरी 30 से 35 हजार रुपया, के भी डिपार्टमेंट आप जाइएगा, 30 से 35 हजार रुपया में वो क्या कर पाएगा, घर खर्चा 20 हजार काट दो, 10-15 हजार बचा के करिए लेगा क्या। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है, 4 मंजिला ठोकले है, समझ जाओ वो कितना ज्यादा ईमानदार है, ठीक है ना। बस समझ में आ रहा है? और उन्हीं के कारण तो हमारा देश तरक्की में जा रहा है कि नहीं है, वो डाउनफॉल वाला तरक्की में जा रहा है। बस समझ में आ रहा है? तो यही चीजें हैं, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार जनता को दिया गया है, जनता यहाँ पर सर्वोपरि है, लेकिन जनता बिक जाती है तो फायदा उठा लेता है। जनता कहता है हमको क्या, कोई जीते। अरे बाबू 5 साल तक के लिए आप अपने फैसले का, आप अपने हितों का, या फिर आप अपने चीजों का जिम्मेदारी उन व्यक्ति को दे रहे हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं, या फिर जिस भी आप वार्ड से हैं, जिस भी आप गांव से हैं, आप उस गांव के 5 साल का विकास दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति चुनो ना जो आपके विकास को करे। 5 साल तक इंदिरा आवास सही नहीं, जो इंदिरा आवास नहीं देगा या इंदिरा आवास में घूस लेगा, तो क्या करिएगा। बात समझ में आ रहा है? चीजें 5 साल तक आपके घर सड़क पे रोड नहीं बनेगा, 5 साल तक आपके शिक्षा पे ठीक से व्यवस्था नहीं होगा, आपकी स्कूल तक का मुआयना नहीं होगा। ये चीजें समझना पड़ेगा। आप वोट किसको डाल रहे हो। यहाँ क्या होता है, पावर देख करके अरे भाई पावर उसी को है, दे दो। गरीब लोग गरीब रह जाता है। गरीब लोग चुनाव में खड़ा होता है, यार उसको कुछ हो नहीं है, टूटल फूटल घर है, उसको कौन देगा। बाबू वो ईमानदार है इसलिए वो टूटा फूटा घर है। बेईमान रहता ना तो भी 4 मंजिला ठोक करके बना लिया होता, तब आप भी उसको वोट देते। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पर जो है नेशनल असेंबली का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया गया। नई स्तुतियां रची गई। नई स्तुतियां का मतलब है स्लोगन वगैरह सब, जैसे हम लोग अपना स्लोगन गाते हैं, ठीक है, अपना भारत का खुद का जो है राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है नई स्लोगन जो है रची गई, शपथ ली गई, है ना, शपथ लेते हैं, ठीक है, कि आज से हम फ्रांस का विकास करेंगे, शपथ ली गई। शहीदों का गुणगान हुआ, ठीक है, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, यानी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं, या राष्ट्र के नाम पर हुआ। क्लियर है चीजें? आगे समझा जाए। एक संविधान के अंतर्गत सभी को समान अवसर प्रदान हुआ, यानी एक संविधान रचा गया जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान हुआ, यानी समान चीजों को उसमें पाने की अवसर दिया गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या राजा का बेटा राजा इसमें बनेगा? नहीं भाई, जो उसके लायक होगा वही बनेगा। क्लियर है चीजें?
एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समान कानून बनाए, है ना, समान कानून बनाए। तो क्या कहा कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब होता है कि जो अपने अंदर रहने वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उसके लिए कानून बनाए ताकि उसका विकास हो सके। तो देख रहे धीरे 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 किस तरह से जो है राष्ट्रवाद हुआ और धीरे धीरे लोगों की स्थिति सुधार हुई, और तब जाकर के अभी हमारे देश में भी कानून है बाबू, संविधान है, और अभी हम लोग खूब फुल ऐश मौज से जीते हैं। सोचिए, एक संविधान के अंतर्गत सभी को समान अधिकार दिया गया, ठीक है, सबको समान अधिकार दिया गया, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ऊंच नीच गरीब सभी को क्या दिया गया, एक समान अधिकार दिया गया, सबको एक समान है। अगर जो है अमीर का बेटा को यहाँ ये आजादी मिली है तो गरीबों को बेटा को वहां पर वो आजादी है। ये है संविधान। बात समझ में आ रहा है? संविधान बनाया गया। आंतरिक आयात निर्यात, यानी जो आयात निर्यात था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, उसको शुल्क को समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक नई समान व्यवस्था को लागू कर दी गई। ये सब चीजें क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप आए। क्षेत्रीय बोलियों को खत्म किया गया और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। यानी जो है पहले हर जगह लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, चूंकि आप लोग को पता है कि राजा महाराजा रहते थे तो कई सारे गांव हुआ करते थे, तो अब एक जब राष्ट्र का रूप लिया तो कहा नहीं भैया एक भाषा होना चाहिए। जैसे हमारे देश की भाषा भी हिंदी ही मानी जाती है। हम्म? अच्छा ये वाला, ठीक है। तो एक भाषा क्या किया गया, जब राष्ट्र का निर्माण हुआ तो एक भाषा ही रखी गई, कौन सा, फ्रेंच भाषा। तो याद रखिएगा फ्रांस की राष्ट्रभाषा कौन सा हुई, फ्रेंच भाषा हुई, ठीक है। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य दिया गया कि वह यूरोप के शासकों, निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति था, जो क्रांतिकारी था, वो पूरे यूरोप को जो है निरंकुश शासकों से मुक्त कराया और अपना खुद का एक गणतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य दिया। फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल के फायदा कौन उठाया, नेपोलियन भाई साहब उठा लिया। थोड़ा इनको देखिएगा आप लोग, चलिए देख ही लीजिए आप लोग, ऐसे तो जाते उसी पेज पर। यही है नेपोलियन बोनापार्ट। अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं अपने जगहों पर, कहाँ पे, अपने बुक की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है नेपोलियन बोनापार्ट। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, उसने ऑस्ट्रिया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी आपका बुक का भी हुआ भी नहीं हुआ शुरू, ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, है ना, और समझने का कोशिश करिए, ठीक है। तो फ्रांस में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ, इसका फायदा किसने लिया, नेपोलियन लिया, हीरो बन गया, नेता बन गया। मारो मारो भगाओ, नहीं देखते हो ना कि कोई एक जन आंदोलन होता है तो उसमें कोई अच्छा व्यक्ति जाकर के नेता बनता है, आगे बढ़ता है। देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, रिस्क लिए तभी तो नाम होगा। आप भीड़ में पीछे रहिएगा तो आपको कौन जानेगा, आप भीड़ में आगे रहिए तो खतरों तो आप ही पे बढ़ेगा, पहला गोली आप ही को खाना पड़ेगा। अब बच गए तो सबसे ज्यादा नाम भी होता है। तो यही भाई साहब उथल पुथल जब हो रहा था राजनीति, तो आगे मसाल लेकर के निकले पूरे लोगों को, चलो हम आपके समर्थन में हैं। तो ठीक फिर धीरे धीरे उसका नाम भी हुआ और राज भी हुआ, और राजा भी, ये जो मतलब ये शासक भी बना वहां का। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो अध्यक्ष बन गया, कौन बन गया, फ्रांस का अध्यक्ष बन गया, नाम हुआ इस तरह से। चलिए आगे देखा है। अब थोड़ा नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं भाई, नेपोलियन के बारे में। ये 1799 ईस्वी में जो है इसका फ्रांस का अध्यक्ष बना और 1815 तक चला। ये इसका जन्म और मृत्यु नहीं है भाई, ये फ्रांस में अध्यक्ष कब तक था वो उसका है, ठीक है, ये जान लीजिए। तो नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में 1815 में हार गए। देखिए 1815 में ये कब हारी थी, किस किस देशों से हारी थी वो भी बताएंगे। 4 देशों से युद्ध कर रहा था कल, काहे नहीं हारेगा, ठीक है। तो इस तरह से वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, ये याद रखिएगा 1815 ईस्वी में। नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता दिया, एक बहुत अच्छा इन्होंने लागू किया। क्या चीज लागू किया, नागरिक संहिता। बहुत अच्छा शासक था ये, नागरिक संहिता, ठीक है। अब नागरिक संहिता देखिएगा क्या है कि इसके जन्म पर देखो, यहाँ पर जो होगा बाबू, क्या था नागरिक संहिता में बाबू, ये नागरिक संहिता की बातें समझिएगा कि जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी आप किस जाति में जन्मे हो, कहां पर जन्मे हो, उसलिए आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप उसके योग्य हैं कि नहीं है तब आपको अधिकार दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और कानून के समक्ष क्या किया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया। यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, उसने इस नागरिक संहिता में बोला था और उन्होंने ये कानून बनाया था। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ा जाए फिर देखते हैं। फिर कहता है सामंती व्यवस्था को खत्म कर किया और किसानों को भूकर से मुक्ति दिलाए। यानी सामंती व्यवस्था था, पहले जो है किसान बहुत दबे कुचले हुए अवस्था में रहते थे, उसे टैक्स देना पड़ता था, किसको,
राजा को, ठीक है। तो उन सब व्यवस्थाओं को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब देखो डच गणतंत्र, डच देश का नाम है, वही यूरोप में है। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। देखो बाबू, अब ये केवल फ्रांस में ही नहीं शासन कर रहे थे। देखिए फ्रांस में तो कर ही रहे थे, बदले उसके बदले कहां पर कर रहे थे, डच में, स्विट्जरलैंड में भी इसका जो है बोलबाला था बाबू, ठीक है। और जर्मनी में भी नेपोलियन ने क्या किया, इनके विभाजनों को सरल बनाया, प्रशासनिक चीजों को लागू किया। यातायात और संचार व्यवस्था को भी सुधारा, यानी यातायात जो था, ट्रांसपोर्टेशन जो था, और संचार व्यवहार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का साधन को भी इन्होंने क्या किया, अच्छा किया, धीरे धीरे लोगों के लिए काम किया, ठीक है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों के फ्रांसीसी शासक के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, यानी जो जिस इलाके को ये जीत चुका था तो उस इलाकों में रहता नहीं था, तो वहां के लोगों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी, वहां का भी नेता से मिला हुआ था ये व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको बाबू, ये था कुछ नेपोलियन। और जिसमें जो है इन्होंने कौन सी संहिता दी थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, नागरिक संहिता। कब दिया था, तो 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता दिया था। नागरिक संहिता में कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी, इनको हम बता दिए हैं। शासन की सीमाएं क्या थी, आखिर नेपोलियन ने शासन किया तो उसके शासन की सीमाएं क्या थी, क्या क्या सब उसके शासन में कमियां थी, तो वो देख लेते हैं। तो नेपोलियन जो था वो कर बढ़ाता गया, यानी जो टैक्सेस होता है वो भी क्या होता था, राज्य के लिए क्या कर रहा था, टैक्स बढ़ाया। अब चूंकि एक बड़ा देश को संभालने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो जिस कारण वो टैक्स को क्या किया, बढ़ाता गया। सेंसरशिप लगा दी गई, ठीक है। प्रेस पर होता है सेंसरशिप, प्रेस का मतलब समझ रहे हैं, मीडिया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दिया गया, ठीक है। कि सेंसरशिप का अर्थ होता है कि बिना सरकार का परमिशन लिए आप कोई भी खबर को नहीं छाप सकते हैं, सेंसरशिप का अर्थ यही होता है, ठीक है। लोगों को जबरन फ्रांस की सेनाओं में भरा जाने लगा, कौन, नेपोलियन क्या करने लगा, फ्रांस की सेना में लोगों को जबरन भरने लगा। तो ये था नेपोलियन की शासन की सीमाएं। फिर धीरे 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 लोग इससे भी रुष्ट होते गया और नेपोलियन को भी हटा दिया गया। और तब फिर इसके बाद आया मेटरनिक युग। कौन भाई, मेटरनिक युग, ध्यान रखिएगा, कौन, मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, ठीक है। यानी मेटरनिक आया। तो नेपोलियन की फ्रांस, नेपोलियन की सीमा यहाँ पर जो है शासन की सीमाएं देख लिए। अब चलिए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। बातें क्लियर है और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मध्य 18वीं शताब्दी में कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था। आपको पता है कि जो 18वीं शताब्दी का मध्यकाल था, वहां पर कोई भी जो राष्ट्र था वो राज्य नहीं था, यानी सारे के सारे राजतंत्र थे, यानी सभी पे राजाओं का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर जो है 18वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे जनता में क्रांति की भावनाएं आई और जो है वो राजाओं के शासन को उखाड़ फेंकना शुरू किया। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। देखो पूर्वी यूरोप जो थे और मध्य यूरोप जो थे, यानी पूर्वी यूरोप और बीच वाले जो यूरोप थे, वो किसके साथ राजतंत्र में थे, यानी राजाओं के शासन में थे। और ये निरंकुश राजा थे, यानी प्रजा की उतना देखभाल भी नहीं करते थे। बात समझ में आ रहा है। अब कहता इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, हर एक धर्म से, हर एक जाति से, हर एक भाषाओं के बोलने वाले लोग थे, जिस पर उस अत्याचार किया जाता था। वह अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। यानी जो इस यूरोप में रहते थे तो वो कोई भी जो है अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अब मान के चलिए ना, आप ही अलग अलग तरह के लोग क्या एक मिल करके रह पाइएगा, नहीं रह पाता था। तो सब क्या होता था, अपनी पहचान को किसी सामान्य या संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, वो सब अलग अलग थे। बातें क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखा जाए। वह अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग जाति से भी संबंधित थे। कहां पर, फ्रांस के लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और जो राजा हुआ करते थे वो एक समान ट्रीट नहीं करते थे। अब जाति के आधार पर कह लो या फिर भाषा के आधार पर कह लो, भेदभाव होता था। तो जिस कारण धीरे धीरे जनता में क्या होने लगा, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगा और सभी मिलकर के राजाओं को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ओके, चलिए यहां तक क्लियर है। फिर कहता है कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी, ठीक है, मेजबानी हुई, यानी अब वियना में एक सम्मेलन होता है। और वहां पर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, देखिए ऑस्ट्रिया एक देश है, याद रखिएगा, यूरोपियन कंट्रीज एक ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन, मेटरनिक। पूछा जाता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर या फिर कुलपति थे, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का, कहाँ का, ऑस्ट्रिया का। तो एक बाबू 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन होता है जिसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या किया था, मेटरनिक जो था वह घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है, घोर प्रतिक्रियावादी था। वो क्या कहता है, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था
की, जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति को संतुलित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्धों ने समाप्त कर दिया था। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक वियना में सम्मेलन होता है जिसमें कौन था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था, साथ ही साथ बाबू जो है ब्रिटेन भी था, रूस भी था। देखो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे महान देश ने सभी देशों के जो जितने भी नेता थे वो मिल करके एक सम्मेलन रखता है और सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग इस जो है यूरोप में एक ऐसा शांति बहाल करेंगे जो किसके कारण नष्ट हो गया था, नेपोलियन के कारण, नेपोलियन बोनापार्ट के कारण। ठीक है, नेपोलियन के कारण क्या हो गया था, युद्ध के कारण समाप्त हो गया था, उस शांति को हम बहाल करेंगे, ये सब देश मिलकर के किया। ठीक है सर। अब कहता है गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, यानी फ्रांस की क्रांति की देन क्या थी, गणतंत्र। अब आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद ही सभी देशों में लगभग लोग आंदोलन करने लगे थे और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, गण तंत्र, तंत्र का मतलब शासन है, गण का मतलब लोग, तो लोगों का शासन स्थापना हुआ था। तो वही बात लिखा हुआ है कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र किसकी देन थी, फ्रांस की क्रांति की देन थी, जो कि आपको 9th क्लास के चैप्टर 2 में बहुत अच्छा से पढ़ने को मिलेगा। क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। यानी मेटरनिक क्या चाहता था कि फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जो गणतंत्र व्यवस्था था उसको और बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो जो पुरानी व्यवस्था था उसको पुनर्स्थापना करना। ये किस व्यवस्था का था बाबू, तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था, यानी जो मेटरनिक था जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसका उद्देश्य था। ठीक है, अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से, यानी जो वियना में सम्मेलन होता है उसके माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेटरनिक की युग की शुरुआत कैसे हुई, तो आप लोगों को इतना सारा बात ध्यान में रखना है और लिखना है, मेटरनिक युग की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो इस तरह से नेपोलियन युग का अंत होता है बाबू यूरोप में, और किसका शुरुआत होता है, मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। यानी नेपोलियन भाई साहब गया और मेटरनिक अब आ गया फ्रांस में, ये यहाँ पर। ठीक है, ये बस समझ में आ गया। चलिए क्लियर है यहां तक, आगे देखा जाए। अब कहता है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने, ठीक है, उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया और हर राज्य में अपना एक एक क्या बैठा दिया, लोग बैठा दिया। ठीक है, वही कह रहा है कि कई राज्यों में क्या कर दिया, उसे विभाजित कर दिया। क्योंकि इटली एक बहुत बड़ा देश था, क्या था, इटली बड़ा देश था, तो इटली पर एक जगह से साम्राज्य को नहीं चलाया जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रभाव बनाने के लिए उसे कई भागों में बांट दिया। नहीं होता है, जैसे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो आप उस क्षेत्र पे अकेले नहीं है ना कर पाइएगा, भागों में बांट करके अलग अलग लोग को बैठा दिया, सब देखभाल कर रहा था, यही यही कर रहा था। ठीक है, तो विभाजित कर दिया। जैसे सिसिली और निपल्स को जरा देखिएगा, ये देश है बाबू, सिसिली और निपल्स, इटली का भाग है, सॉरी देश बोल रहे, इटली का भाग है। सिसिली और निपल्स के प्रदेश को किसको सौंप दिया, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंट को सौंप दिया। देखो नाम अलग अलग मिलेगा क्योंकि ये यूरोपियन नाम है, हमारा भारतीय नाम नहीं है जो महेश सुरेश गणेश मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा कि सिसिली और निपल्स के प्रदेशों को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंट को दिया कौन, मेटरनिक। फिर समझिएगा, फिर इटली का ही एक भाग और था रोम, रोम और उसके आसपास के राज्य किसको सौंप दिया, पोप को सौंप दिया। ठीक है, देख रहे हैं ये सब चीजें तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। तो इटली का जो भाग था बाबू, पहला भाग जो था सिसिली और निपल्स, उसको किसको सौंप दिया, तो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंट को सौंप दिया। फिर रोम को किसको सौंप दिया, उसके आसपास के क्षेत्र पोप को सौंप दिया। ठीक है, और लोम्बार्डी, देखो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रही, यानी ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था वो खुद अपने पास रख लिया। ठीक है, किसको, लोम्बार्डी और वेनेशिया को। ठीक है, प्रभुता कायम हुई, तथा जेनेवा और सर्डिनिया पिडमोंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया। तो ये इस तरह से जो है मेटरनिक क्या किया, राज्य को बंटवारा करके, प्रदेश को, क्षेत्र को काट करके क्या किया उन्होंने, उस पर शासन स्थापित किया ताकि उसका दबदबा बना रहे, किसका, मेटरनिक का। ये भी भाई साहब कम नहीं था। चलिए आगे समझा जाए, तो यहां तक क्लियर हो गया, मेटरनिक की युग की शुरुआत हो गई थी। अब चलिए समझते हैं हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, आपके बुक में भी होगा जुलाई 1830 की क्रांति, है क्या। चलिए,
तो समझा जाए जुलाई 1830 की क्रांति क्या है भाई, कभी कभी ये पूछा जाता है। सबसे पहली बात है तो ये शुरू कब हुई थी, ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। 1830 ईस्वी, ऐसे याद रख लेना है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। चार्ल्स, याद देखो 10 का ऐसे एक्स भी कहीं कहीं लिखा होगा, आपके बुक में ऐसे लिखा होगा, इसको चार्ल्स मतलब चार्ल्स 10 पढ़ेंगे या फिर चार्ल्स 10 पढ़ेंगे, इंग्लिश में ही पढ़ देना चार्ल्स 10, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यूरोप में आपको यूरोपियन भाषा है चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। ये नाम है बाबू चार्ल्स 10, निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक करने का मतलब हो गया कि उसके शासन पे कोई अंकुश नहीं लगाता था, लोग डरते थे उससे, लोगों की सेवा सत्कार कुछ नहीं करते थे, भलाई उलाई कुछ नहीं करते थे, खाली लूटते मारते पीटते रहते थे, निरंकुश शासन था। और साथ ही साथ जो प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। यानी फ्रांस में जो लोगों में जो राष्ट्रवादी की भावना जग रहा था, जो लोग देश को बचाने के हित में कार्य करने की सोच रहा था, उसने क्या किया, दबाना शुरू किया था, लोगों के बीच भड़का दिया, लोगों को मारना पीटना शुरू किया कि तुम हमारे खिलाफ बोलेगा, देश के खिलाफ बोलेगा। इस तरह से लोगों के उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। कौन, लुईस 10, ठीक है, दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राहों में कई गतिरोध उत्पन्न किया। यानी जो संवैधानिक कार्य विधि था, अब देखो हमारा देश संविधान से चलता है, अब संविधान के रास्ते में कोई आएगा तो बाबू देश विरोधी ही ना होगा। तो हम लोग अपना एक जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, दबाने का प्रयास कर रहा था उसे, और संवैधानिक जो गतिविधियां था उसके राहों में गतिरोध उत्पन्न कर रहा था। यानी वो नहीं सोच रहा था कि लोगों में राष्ट्रवादी की भावना जगे, क्योंकि उसको पता था कि हम लोगों के अनुरूप तो काम कर नहीं रहे हैं, और लोगों में अगर राष्ट्रवादी भावना जगा तो हमको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। कौन, लुईस 10। तो लुई 10 कैसा था बाबू, एक निरंकुश शासक था, आपको पता चल गया। हाँ, और लुई बोल रहे, सॉरी चार्ल्स 10, ठीक है। चार्ल्स 10 क्या था, एक निरंकुश शासक था। उन्होंने क्या किया कि फ्रांस में जो राष्ट्रवादी की भावना जग रहा था उसे दबाने का कार्य किया, ठीक है। अब चार्ल्स 10 ने, देखो समझिएगा जरा ध्यान से, एक है ना पॉलीगनेक, कहीं कहीं आप में आपको आधा गौ देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा बुक में, है ना। पॉलीगनेक नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। पॉलीगनेक को उन्होंने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अपने शासन में आया, कहा भाई तुम क्या बन जाओ, फ्रांस का प्रधानमंत्री बन जाओ। अब प्रधानमंत्री बना दिया किसको, पॉलीगनेक को। आई भाई साहब अलगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाओगे तो देश का सेवा ना करोगे, नहीं, ये अपने धुन में था। देखो क्या कहता है, प्रधानमंत्री बनाया गया पॉलीगनेक, जहां जहां गो होगा बाबू पूरा आप लोग आधा गो कर दीजिएगा। पॉलीगनेक ने पूर्व में, यानी पूर्व में जो लुई 18 था, देखो कौन, लुई 18, यानी पॉलीगनेक के बनने से पहले प्रधानमंत्री जो कौन थे, लुई 18 थे, उसके द्वारा एक स्थापित समान नागरिक संहिता क्या लागू किया गया था, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है सभी लोगों को समान अधिकार, समान जीने की अधिकार होनी चाहिए। तो समान नागरिक संहिता के स्थान पर उसको हटा करके ये भाई साहब क्या करता है, शक्तिशाली अभिजात वर्ग का क्या कर दिया, यहाँ पर स्थापना किया। अभिजात वर्ग का लोगों, अभिजात वर्ग कहने का मतलब हो गया इसमें सैनिक, खास करके अमीर लोग, जो ताकतवर शक्तिशाली लोग थे उस वर्ग में आते हैं। तो अभिजात वर्ग का मतलब समझे, अभिजात वर्ग में शक्तिशाली लोग, सेना, जो अमीर खानदान के रहते थे, अमीर रहते थे, वो सब आते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो लुई 18 के द्वारा जो लागू किया गया था समान नागरिक संहिता, उसको हटा करके आई क्या कर दिया, अभिजात वर्ग लागू कर दिया। अब जनता में तो तबाही होना ही है भाई, जनता को तो समान न्याय चाहिए ना। लमसम ये ठीक था, समान नागरिक संहिता ठीक था, सभी लोगों को समान अधिकार, लेकिन ये क्या कर दिया भाई साहब, कौन, पॉलीगनेक, प्रधानमंत्री बनते ही ये सब हटा दिया। देख रहे हो, अपना कब्र का रास्ता खुद खोदा और हटा दिया। सोचा हम तो अब पूरा, अब हमको रोकने टोकने वाला कौन है, प्रधानमंत्री बनिए गए, कोई कुछ बोलेगा सेना चलवा देंगे, उस पर गोली चलवा देंगे। क्या समझे है कि नहीं है, अपना राज है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा उसे विशेष अधिकार भी दे दिया। देखो साथ ही साथ उसे विशेष अधिकार भी देने का प्रयास किया। अब जनता को भाई कुछ नहीं मिला, एक तो जो भी जनता के पास समान नागरिकता, समान नागरिक का संहिता था वो भी खत्म हो गया। अब जनता भड़क गया,
बात समझ में आ रहा है? अब जनता क्या हो गया, भड़क गया। इसके इस कदम से, यानी इसके इस कदम से, किसके, पॉलीग्नेक के इस कदम से बाबू उदारवादियों ने, जो उदारवादी था यानी वहां के लोग जो थे अच्छे कार्य कर रहे थे, उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध एक षड्यंत्र समझा और प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलीग्नेक के विरुद्ध क्या किया, गहरा असंतोष जताया कि ये पॉलीग्नेक ये काम ठीक नहीं कर रहा है। अब है तो बाबू वो प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो धीरे धीरे फिर क्या किया, लोग एकजुट होना शुरू किया और फिर इतना दबाव डाला कि उसको क्या किया, गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। तो कुछ इस तरह से जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति होती है। तो यहाँ तक क्लियर है बाबू, ये सारा चीज समझ में आ रहा है? देखिए इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को कहानी समझ में आए कि यहाँ पर ऐसा कहानी हुआ था। बाकी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारा भारत का हिस्ट्री नहीं है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अंग्रेज आया था ऐसे ऐसे मारपीट हुआ था। सीधी सी बात जानिए, ये यूरोप की क्रांति पढ़ रहे हैं। चूंकि हम लोग कभी यूरोप की मनोदशा से परिचित नहीं हुए, नाम भी अल्टर टाइप का आपको मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि कोई चीज अगर देखा हुआ रहता तो उस चीज को ऑब्जर्वेशन करने में, समझने में दिक्कत नहीं होता है। अब यूरोप का पहला बार आप लोग नाम सुन रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा ही। हालांकि नाइन्थ से चीजें हैं ये, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो पॉलीग्नेक के विरुद्ध क्या किया, गहरा असंतोष जताया। चलिए आगे देखा जाए। अब चार्ल्स टेन कौन भाई, यही ना प्रधानमंत्री बनाया था पॉलीग्नेक को। तो चार्ल्स टेन इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप में क्या किया, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार अध्याय देशों के साथ मिल करके क्या किया, उदार तत्वों का जो लोग था, यानी जो अच्छे कार्य करने वाले लोग थे, उसका क्या किया, गला घोटने का प्रयास किया। गला घोटने का प्रयास करने का मतलब क्या, उसको दबाने का प्रयास किया। और तब क्या हुआ कि इन अध्याय देशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। यानी जितने भी लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, जो उदारवादी संगठन के लोग थे, उसको दबाने का प्रयास किया। तो फिर धीरे धीरे जनता जगी और जो है फिर क्रांति का लहर फैल गया पूरे पेरिस में। और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से ही क्या होने लगा बाबू, गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या हो गया, गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब होता है कि जब देश में ही कोई युद्ध होता है ना बाबू, उसे ही गृह युद्ध कहते हैं। यानी सीधा समझो कि जनता अगर सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन या फिर युद्ध करता है, उसे ही गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे नहीं देखते, गृह का मतलब घर, युद्ध का मतलब, आप लोग के घर में देखिएगा कि आपका ही झगड़ा आपके माँ बाप से हो जाता है तो ताना तानी चलता है, भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, उसी को कहते हैं गृह युद्ध। वही बात है देश का, ठीक है। तो कब हुआ था बाबू, तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी में क्या हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया यहाँ पर। और बाबू इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तब पूछेगा कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या है बाबू, तो एक बार हम शॉर्ट में समझाते हैं कि लुई टेन जो था बाबू, ये सॉरी चार्ल्स टेन जो था, उन्होंने, वो तो एक तो निरंकुश शासक था और फ्रांस में जो हो रहे जो राष्ट्रवादी भावना था उसको दबाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पॉलीग्नेक नामक व्यक्ति को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बनाया। वो भी चुट्टा, उसने खच्चर था। वो क्या किया कि जो लुई 18 के द्वारा जो एक समान नागरिक संहिता जो लागू था पहले फ्रांस में, उसको हटा करके अभिजात वर्ग को मान्यता दे दिया और तो उसे विशेष अधिकार भी दे दिया, जिस कारण जनता में क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। और जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी संगठन थे, उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन करना शुरू किया। अब इसी के समक्ष में जो आंदोलन शुरू किया, तो लुई टेन जो था वो क्या किया, अब उसको दबाने का प्रयास किया। सॉरी, लुई टेन बार बार बोल रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स टेन, ठीक है। चार्ल्स टेन जो था वो क्या किया, उस उदारवादियों को गला घोटने का प्रयास किया, वो 4 अध्याय देशों के साथ मिल करके। अब 4 अध्याय देशों के साथ फिर क्या हो गया कि जो है यहाँ पर क्रांति शुरुआत हुई। और इस क्रांति की शुरुआत 25 जुलाई, आप लोग याद रखिएगा, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को गृह युद्ध हो गया। और गृह युद्ध हुआ और इसी को ही हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, 1830 ईस्वी की क्रांति की नाम से जानते हैं। यानी जुलाई, देखो जुलाई में 25 जुलाई को था, तो इसलिए जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के नाम से जानते हैं। कितना अच्छा टॉपिक था। एक दो बार अच्छे से दिमाग लगा के पढ़िएगा तो आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए। अब इसके परिणाम स्वरूप, अब युद्ध होता है तो बाबू कुछ ना कुछ तो परिणाम हुआ। तो अब इसके परिणाम स्वरूप चार्ल्स टेन जो था वो फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ करके कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। अब बच गया कौन, पॉलीग्नेक, इसको भी मार करके भगा दिया। इस प्रकार फ्रांस में पूर्व वंश का
ये जो है बुर्बो वंश होगा। देखिए तो एक बार बुर्बो है क्या, बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। इस तरह से जो है बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया। अब जब बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया तो कौन शासन करेगा भाई, तो देखिए फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के फलस्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर कौन सा आया था, आर्लियंस वंश। देखो ऐसे होगा आपके बुक में आर्लेयंस, ठीक है। आर्लेयंस वंश की क्या हुआ, स्थापना हुआ, ठीक है। यानी आर्लियंस वंश को गद्दी सौंप दिया गया, किसके बाद, आपका चार्ल्स टेन के बाद। ये भाग गया था इंग्लैंड, ठीक है। तो आर्लियंस वंश की स्थापना हुई और उसे गद्दी सौंप दिया गया। इस वंश का शासक ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता पाई। यानी इस वंश के जो शासक थे वो सबको छूट दे दिया, प्रेस पर से सेंसरशिप हटा दिया और जनता का पूरा सपोर्ट पाया। तो कुछ इस तरह से जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति में हम लोग देखे कि फ्रांस की जनता ने लुई ये चार्ल्स टेन को मार करके भगा दिया इंग्लैंड, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है जुलाई 1830 ईस्वी। अब फ्रांस में किसका शासन आ गया, आर्लियंस वंश के राजा का, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, चीजों को समझा धीरे धीरे। अब समझेंगे 1848 की क्रांति। किसकी क्रांति समझेंगे, 1848 की क्रांति को समझना है। ये भी बेहतरीन टॉपिक है, समझिएगा चीजों को, बहुत धीरे धीरे हम समझा रहे हैं ताकि चीजों अच्छे से समझ में आ जाए। अब समझिएगा लुई फिलिप। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उदारवादी कहने का मतलब हो गया कि बहुत अच्छा शासक था, लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी था, वो स्वार्थी टाइप का भी था, ठीक है। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। यानी उसने क्या किया, जो विरोधी उसका था बहुत अच्छा दिमाग लगाता था। यानी कोई विरोध करता था ना, उसको घूस घास दे देता था। जैसे हम कोई कार्य कर रहे तो रोकने टोकने वाला तो होगा ही, अरे भाई रोकेगा, लो 50,000 लो, ठीक है। अब बोलबे नहीं करेगा विरोधी। इसका जो विरोधी था ना, उन्होंने क्या किया, उसको खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन कर दिया। यानी कोई हमको रोकेगा टोकेगा ही नहीं। किसको, लुई फिलिप को, ठीक है। उसने 1840 ईस्वी में एक, देखो ई भी क्या किया, एक गीजो नाम का व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन ई मिल गया खचरा। अब यही सत्यानाश कर देता है, ठीक है। लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वहां पर किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, पोलिग्नेक को, कौन, चार्ल्स टेन। और यहाँ पर जो है 1848 ईस्वी की क्रांति में लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था और वह किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी वो ये कभी नहीं चाहता था कि कोई सुधार हो, संवैधानिक सुधार हो, यानी कोई कानून बने लोगों के लिए। सोचिए, अपना मौज ही मौज, यही चाह रहा था कौन, गीजो। अब भाई ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा, ठीक है। तो संवैधानिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपतियों वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया। यानी लुई फिलिप कौन, ये वाला भाई साहब जो प्रधानमंत्री बनाया था, इन्होंने क्या किया, पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना शुरू किया, ठीक है। पूंजीपतियों को साथ रखता था ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, पैसा टका मिलता रहे। पूंजीपतियों वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। यानी पूंजीपति लोग जो थे उसके कोई पद दे देता था, चलो भाई तुम कैबिनेट मंत्री बन जाओ, तुम गृह मंत्री बन जाओ, तुम शिक्षा मंत्री बन जाओ, और उसको इस सब से कोई मतलब ही नहीं था, आता ही नहीं था, ठीक है। जिसे इन कार्यों में कोई अभिरुचि नहीं थी, जो अल्पमत में भी था, यानी उसकी संख्या भी कम थी, लेकिन फिर भी उसको रखा था। लेकिन जनता में जो पढ़ा लिखा था उसको रख ही नहीं रहा था। तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे क्रांति होगी ही। उसके शासन काल में, यानी इसके किसके, लुई फिलिप के शासन काल में क्या हो गया बाबू, भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। जिसकी हर जगह से गीजो की आलोचना होने लगी। यानी गीजो चूंकि प्रधानमंत्री था तो सब कहता था कि जब से ही गीजो बना तब से ऐसे ऐसे देश में होने लगा, भूखमरी हो गया, ये सब हो गया। और क्या हो गया, फिर गीजो की आलोचना होने लगी, हर जगह पूरे देश में गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1948 ईस्वी को, जरा देखिएगा, सुधारवादी कौन, यानी देखो हर समाज में बाबू कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं जो समाज का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो सुधारवादी ने 22 फरवरी, जरा याद रखिएगा इसका डेट, 22 फरवरी 1948 ईस्वी को पेरिस में, पेरिस जगह है बाबू, पेरिस में एक थियर्स, यानी व्यक्ति है थियर्स, देखिए नाम उल्टा पुल्टा है, ये आप लोग समझा दे रहे हैं, थियर्स के नेतृत्व में, ठीक है, एक विशाल भोज का आयोजन किया।
यानी उस भोज में ये कहा गया कि देखिए भाई, जो भी प्रधानमंत्री गीजो के खिलाफ है, लुई फिलिप के खिलाफ है, कृपया आइए इस भोज को खाइए, तब हम समझेंगे कि आप मेरे समर्थन में, आप समाज के सुधार में के समर्थन में है। तो यानी जो सुधारवादी था वो कब 22 फरवरी 1948 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक भोज का आयोजन किया, है ना, और जगह जगह से अवरोध लगाए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया, यानी सब लोग को बुला करके पूरा आंदोलन किया और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है बाबू, समझ में आ गया यहाँ तक। और 24 फरवरी, देखिए 22 फरवरी को भोज किया था और 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी छोड़ करके फरार हो गया है। कहां पर? इंग्लैंड। ठीक है, देख रहे हैं ताकत। ठीक है, लुई फिलिप ने गद्दी को त्याग करके ये भी इंग्लैंड भाग गया, फ्रांस को छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। और नेशनल असेंबली ने फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से जो ऊपर उम्र के जो लोग थे उसको क्या डाल देने का दिया अधिकार, मत देने का अधिकार दे दिया, साथ ही साथ जो है उसे रोजगार के गारंटी की, मतलब रोजगार के काम के अधिकार की गारंटी भी दी। बातें समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से हम लोग देखें कि 1848 ईस्वी की क्रांति हुई, जिसमें 22 फरवरी को भोज कराया गया और पूरे लोग भोज खा करके पूरा विरोध किया और लुई फिलिप को क्या किया, गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अंततः वो भी 24 फरवरी 1948 ईस्वी को गद्दी छोड़ करके कहां भाग गए? इंग्लैंड भाग गए। बातें समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से आज हमने कवर किया जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति और 1848 की क्रांति। ठीक है।